मैं सेशन स्टार्ट करने देती हूँ। आप लोग जो भी आप लोगों को क्वेश्चन होंगे वो आप अपने ज़हन में रखिएगा और आफ्टर सेशन आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आज हमारा सेशन जो है वो है मॉडर्न एसे के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम नूर है और मैं बीए इंग्लिश में पढ़ा हूँ। बीए का बेसिकली बीए के सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, लेकिन मेन जो मेरा मेजर सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। उसके अलावा पर्शियन, इस्लामिक स्टडीज और अदर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी हम। अगर आप लोग किसी भी इससे रिलेटेड एडमिशन से रिलेटेड एडमिशन जो है वो रजिस्ट्रेशन उनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप बेशक मैम अस्मा के नंबर पर या हमारे ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप ग्रुप के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी मेरा पर्सनल नंबर है, आप मेरे से भी पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आज हमने डेमो सेशन जो है वो मॉडर्न एसे के ऊपर रखा है, क्योंकि बच्चों को मॉडर्न एसे काफी डिफिकल्ट है। जैसे शॉर्ट स्टोरी के कुछ क्वेश्चन होते हैं, मॉडर्न के भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं। लेकिन शॉर्ट स्टोरी के क्वेश्चन हमें इसलिए कंपैरेटिवली इजी लगते हैं क्योंकि शॉर्ट स्टोरी एक स्टोरी की तरह होती है। हमें ऐसा लगता है हम एक कहानी सुन रहे हैं और उसको अपने वर्ड्स में हम किसी भी तरीके से मोल्ड करके लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे एक प्रॉपर किसी टॉपिक पर बातचीत होती है, यानी ऐसे से रिलेटेड हम ये कह सकते हैं। इसको मॉडर्न ऐसे का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि हम शुरू से कुछ ऐसे पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे आप समझ लें फर्स्ट डे एट द स्कूल, फर्स्ट डे एट अवर कॉलेज, या करप्शन, पॉपुलेशन, इस तरह के टॉपिक्स तो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन अपनी लाइफ को एनालाइज करके, किसी चीज को, किसी अपने व्यू को एनालाइज करके जब हम कोई ऐसे लिखते हैं, कोई बात लिखते हैं, कोई डिस्कशन लिखते हैं, तो वो हमारा मॉडर्न ऐसे होता है। जैसे कि इन मॉडर्न एसेज में राइटर्स ने अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज वो शेयर किए, ठीक है। इसलिए इनको मॉडर्न एसेस का नाम दिया गया है। जैसे कि माय ग्रैंडफादर का जो मॉडर्न एसे अगर आप देखें तो इसमें कोई भी ऐसी कोई स्टोरी एज सच या कोई डिस्कशन नहीं है। बस वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में बता रहा है कि मेरे ग्रैंडफादर की पर्सनैलिटी कैसी थी, और जो चीजें उसको अपने ग्रैंडफादर में डिफिकल्ट स्ट्रेंज लगती थी, बहुत ज्यादा उसको खौफ महसूस होता था, उसके दिल में फेयर था, मिजरी थी, पेन थी जो उसके दिल में, कि मेरे ग्रैंडफादर इतने स्ट्रिक्ट हैं, वो मुझसे प्यार नहीं करते। तो वो बाद में बड़े होकर उसको रियलाइज हुआ कि वो चीजें जिससे वो बुरा कहता था वो अब ठीक है। यानी हर इंसान को बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लग रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे से प्यार नहीं करते, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती करते हैं, हर वक्त टोकते रहते हैं। लेकिन जब वो खुद उस स्टेज पर पहुंचते हैं तो उनको अंदाजा होता है कि नहीं, जो वो करते थे वो सही करते थे। ऐसे ही यीट्स को भी, जो ग्रैंडफादर की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लगती थी, उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बात रियलाइज हुई कि नहीं, वो सारी चीजें जो वो करते थे वो सही थी। तो उसी से रिलेटेड उसने ऐसे लिखा जिसमें उसने अपने जो ग्रैंडफादर है उनके करेक्टर को भी, स्केच को भी डिफाइन किया, उनकी क्वालिटीज, उनके फ्लॉज, उनके ड्रॉबैक, सब चीजें सब इकट्ठी करके एक जगह पर उसने कवर किया। ये उसके ग्रैंडफादर से रिलेटेड जो है एक पूरा टॉपिक है। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऊपर, हीट्स इम्प्रेशन ऑफ हिज ग्रैंडफादर, पेन और मिजरी एंड fear in childhood, discipline of grandfather's home, character of grandfather, ये 4 टॉपिक्स लिखे हुए हैं। मेन इसकी टॉपिक्स को लिखने का मतलब ये है, जरूरी नहीं है कि ये जो मैंने आंसर लिखा है ये सिर्फ इन्हीं 4 टॉपिक को जो है वो समअप कर सकता है। इस टॉपिक को लिखने से रिलेटेड इसका मकसद ये है कि इससे रिलेटेड या आपको ग्रैंडफादर से रिलेटेड कोई भी बात आ जाए, आप उसमें ये सारा आंसर लिख सकते हैं। ये आंसर ऑलमोस्ट 7 पेजेस का है, लेकिन आप 7 पेजेस का आप लोग जो है वो 20 मिनट्स में वाइंड अप नहीं कर सकते। इसको लिखने का मकसद ये नहीं है कि आपने वर्ड टू वर्ड इसको लिखना है। अगर आप लोग अपनी क्रिएटिव राइटिंग आपकी अच्छी है तो चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग खुद से कोई आइडिया डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। आपका एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है मॉडल ऐसे, तो वो मिनिमम आपके 6 पेज, सॉरी, मैक्सिमम 6 पेजेस और मिनिमम 4 या 4.5 इतने पेजेस पे आपका वो 10 मार्क्स का आंसर होना चाहिए। तो जैसे बार बार बहुत दफा ऐसे होता है कि हम लोग कुछ याद करते हैं और हमें भूल जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें ये लाइनें हमारे दिमाग से निकल गई हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा इसमें हर चीज ऐड कर दी गई है। अगर आपको इसमें से कुछ भूल भी जाए तो फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है कि हम भूल गए हैं, ये हमारे मार्क्स कमाएंगे। ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल दिया जाता है ताकि अगर बच्चा लिखते हुए कुछ भूल भी जाए तो उसके मार्क्स जो हैं वो ना कटें और उसका जो लेंथ है क्वेश्चन की वो कम हो।
मैक्सिमम 6 पेजेस का आपका आंसर होना चाहिए, मिनिमम 4 पेजेस। 4 to 6 पेजेस के दरम्यान में आपका आंसर होगा तो वो आपका बेस्ट होगा और उसके नंबर भी आपको अच्छे मिलेंगे। अच्छा, मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, साथ साथ आप लोगों को अगर कोई बीच में क्वेश्चन होगा तो वो कोई जो माइक अपना ऑन करके आप पूछ सकते हैं। द essay My Grandfather is an extract from Yeats' biography, Reveries over Childhood and Youth। कीट्स ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं जो अपने बारे में जब एक इंसान पूरी खुद ब खुद एक किताब लिखता है। रिवरेज ओवर चाइल्डहुड एंड यूथ, ये उस किताब का टाइटल था। तो माय ग्रैंडफादर का ऐसे जो है वो एक्सट्रैक्ट लिया गया है, उसका एक हिस्सा है या उससे निकाला गया है उस बुक में से जो ऑटोबायोग्राफी की बुक। In this small piece of extract, he gives us the glimpse of his childhood life। यानी इस छोटे से टुकड़े में जो कि हमने उसमें से लिया है उसकी बुक में से, उसने बहुत सारी अपनी बचपन की झलकियां हमें दी है। Spending days at his grandparents' house and his sensational memories which he couldn't forget। और बेहतरीन किस्म की जो उसकी मेमोरीज हैं, जो सेंसेशनल मेमोरीज का मतलब होता है एक ऐसी जो कि इंसान को बाज़ दफ़ा होता है ना, हमें कुछ चीजें याद करके बहुत ज्यादा एक खुशी की महसूस होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें याद करके हमें गम महसूस होता है। तो सेंसेशनल यानी हमारी सेंस को उभारे वो मेमोरीज, ऐसी मेमोरीज which he couldn't forget, जिसे वो भूल नहीं सकता। As a schoolboy, he often spent his holidays with his grandfather, grandmother, uncle and aunt in Seligo। सेलिगो उस सिटी का नाम है जहाँ पर वो अपने ग्रैंडफादर के साथ जो है हॉलीडे स्पेंड करता था, जहाँ पर उनके ग्रैंडफादर का घर था। विलियम पॉलिक्सन वॉज द ग्रैंडफादर ऑफ द राइटर। विलियम पॉलिक्सन उस ग्रैंडफादर का नाम है। He was not very intelligent and clever. Some of his qualities are discussed इन द essay। यानी he was not very intelligent and clever, यानी वो बहुत ज्यादा ज़हीन या चालाक नहीं थे। ज़हीन हम कह सकते हैं, ज़हीन यहाँ पर ज़हीन जो कहा गया है ये क्लेवर की सेंस में नहीं, नेगेटिव सेंस में नहीं थे, वो दूसरे तरीके से ज़हीन थे। कुछ क्वालिटीज उनकी जो है वो हमने इस essay में डिस्कस किए हैं। ही वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ हिज ग्रैंडफादर एज इट वॉज अ कस्टम टू डू सो। यानी वो हमेशा, अब ये जो है वो अपने बारे में बताता है, अगर वो जो ऐसे है उसमें वो आई का वर्ड यूज करता है, आई एम अफ्रेड, आई फील, लेकिन हम कभी भी क्वेश्चन में आई का वर्ड यूज नहीं करते। पर्सनल प्रोनाउन को आपने यूज नहीं करना कभी भी अपनी राइटिंग में, ये बात आपने नोट रखनी है। तो यहाँ पर हमने बताया हुआ है विलियम पॉलिक्सन वॉज द फ्रेंड ग्रैंडफादर ऑफ द राइटर। विलियम पॉलिक्सन जो है वो राइटर के ग्रैंडफादर थे, तो हम राइटर को ही बना देंगे। ही वॉज नॉट वेरी इंटेलिजेंट एंड क्लेवर। राइटर जो है वो अपने टाइम पर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और क्लेवर नहीं था। सम ऑफ हिज क्वालिटीज डिस्कस इन दिस, ऐसे कुछ क्वालिटीज उसकी बयान की गई हैं। He was always afraid of his grandfather as it was a custom to do so। अच्छा, इसमें ग्रैंडफादर के साथ साथ राइटर के बारे में भी बात होगी कि राइटर की अपनी क्या सोच थी, वो क्या सोचता था। वो अक्सर खौफजदा रहता था अपने ग्रैंडफादर से, उनके जो रवैया था, जो उनका रवायात थी उनसे। He was always afraid of his uncle and aunt। वो अपने अंकल और आंट से भी डरता था। In his childhood, he spent his summer vacation at his grandparents' house in Seligo। His memories were sad as well as joyful। कुछ memories उसकी sad हैं, कुछ memories उसकी मजेदार हैं। In his grandfather's house, the writer felt discipline and order in life। जो ग्रैंडफादर का घर था वहां पर उसको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और ऑर्डर के साथ, यानी अपनी लाइफ को एक मेंटेनेंस के साथ लेके चलना पड़ता था। ब्रेकफास्ट एंड मील टाइम्स वर 9 a.m. 4 p.m. Once an uncle rebuked the writer when he saw him eating something between the meal। जब उसको एक दफा वंस वो बताता है कि उसका जो मील टाइम था, ब्रेकफास्ट का और खाने का जो टाइम था वो 9 बजे से 4 बजे के दौरान। एक दफा उसको अपने अंकल से डांट भी पड़ी जब राइटर कहता है कि जब उसने व्हेन ही saw him eating something between the meal, जब उन्होंने उसको देखा खाने और नाश्ते के दरमियान वाले टाइम में कुछ खाते हुए। Each grandfather had a great physical strength। He never ordered a man to do any work। वो कभी भी किसी आदमी को ऑर्डर नहीं देते थे कि ये मेरा काम करो, which he could not do himself। तो यानी ऐसा कोई काम ही नहीं था जो वो खुद ना कर सके और दूसरों को ऑर्डर दे। He had liberated a Spanish city in his youth but never boasted about it। उन्होंने एक दफा स्पेनिश सिटी भी अपने टाइम पर आजाद करवाई थी, लेकिन अपनी जवानी में, his youth लिखा हुआ है, लेकिन कभी भी उसके बारे में बोस्टेड यानी शेखियां नहीं मारी। The grandmother came to know about this in her old age। यहाँ तक कि ग्रैंडमदर को भी
अब बड़ी उम्र में जाकर इस बारे में पता चला था। He was greatly respected by his friends due to his strong and brave nature. He recalls memories of his late grandfathers. वो अपनी मेमोरी जो लेट ग्रैंडफादर यानी उसके ग्रैंडफादर दुनिया में नहीं है और वो उनकी मेमोरीज को रिकॉल कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर आपने देख रहे होंगे कि ब्रैकेट लगा के क्रॉस का निशान लगाया हुआ है। बेशक आप क्रॉस का निशान लगा दें, बेशक आप इसको एक लाइन, ऐसे आप लाइन भी फेर सकते हैं ब्रैकेट लगा के और ऐसे लाइन फेर दें, ऐसे ब्रैकेट और ये लाइन। इस तरह की कटिंग किया करें, कभी भी पेपर में ये वाली कटिंग ना किया करें। ऐसे ऐसे वाली कटिंग जो है ना, ये पेपर में हमेशा आपका काम खराब करेगी, ये बात याद रखिएगा। राइट, जो एग्जामिनर है उसको ये चीज बहुत बुरी लगती है। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज में बताया कि जो बच्चे इस तरह से कटिंग करते हैं हम उनके एक्स्ट्रा मार्क्स काटते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये कटिंग का तरीका नहीं है। कटिंग को भी तमीज से किया जा सकता है। साइडों पर ब्रैकेट बनाए, बीच में क्रॉस लगा दें या लाइन लगा दें, जिससे हमें पता चले कि जो वर्ड है ये एग्जिस्ट नहीं करता इस लाइन में। The house of grandfather was very big. It had many rooms. There was a garden in front of the house. He wandered in the garden with his red pony and his two dogs followed him. अच्छा, वो wandered कहते हैं जब हम फिरते हैं, इधर उधर फिरते हैं। वो अपने गार्डन में इधर उधर सैर करता था, फिरता था। रेड पोनी कहते हैं एक छोटी सी जैसे बिल्लियां पाली हुई होती है ना, लोगों ने, वो उस तरह उस टाइप की उसकी पेट था। और टू डॉग्स, दो उसके कुत्ते थे। द राइटर admits that he was a very unhappy child. The reason was his own baseless fears and his loneliness. राइटर ये एडमिट करता है कि वो काफी अनहैप्पी चाइल्ड था, लेकिन किस वजह से? अपने बेसलेस फेयर, यानी उस वजह से, उन बेबुनियाद खौफ की वजह से जो उसको बचपन में अपने ग्रैंडफादर से महसूस होते थे, और वो तन्हा रहता था, वो उनके साथ नहीं रहता था। स्मॉल मिस्टेक्स मेड हिम फील सिनर। छोटी छोटी गलतियों पे वो ऐसे महसूस करता था कि जैसे मुझसे पता नहीं कितना बड़ा गुनाह हो गया। ही फेल्ट दैट पनिशमेंट वाज हैंगिंग ऑन हिज हेड। और उसको ये महसूस होता रहता था कि अब तो मुझे सजा लाजमी मिलेगी ही मिलेगी। जैसे इंसान अपने जहन पे कोई चीज सवाल कर लेता है। He considered his grandfather as a good god-like figure and was always afraid of him. उसको क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा अपने रूल्स बनाए हुए थे, रेगुलेशंस उनकी बहुत ज्यादा थी, तो वो हमेशा उनको एक गॉड लाइक फिगर समझता था बचपन में, और हमेशा उनसे खौफ ज्यादा रहता था। His grandfather was a great traveler. He had been in many parts of the world. In his dining room, there was a cabinet which contained bits of coral, jar of water from Jordan, Chinese pictures, and an walking stick from India. Irony नहीं, सॉरी, यहाँ पे ivory लिखा था। ivory walking sticks from India. अच्छा, वो कहता है कि जो उसके ग्रैंडफादर हैं वो ग्रेट ट्रेवलर भी थे। वो दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में घूमे, और उसकी अपनी ट्रेवलिंग की जो उन्होंने निशानियां कटी थी वो उन्होंने अपने डाइनिंग रूम में एक कैबिनेट में रखी हुई थी, जहाँ पर बिट ऑफ कॉरल जार, यानी कुछ जार्स पड़े हुए थे पानी के, कुछ कॉरल्स के पीसेस थे, कुछ जो कि वो जॉर्डन से लेकर आए हुए थे। चाइनीज पिक्चर्स थी, आइवरी वॉकिंग स्टिक्स थी फ्रॉम इंडिया, जो कि इंडिया से उन्होंने ली थी। Moreover, Yeats had little company in his grandfather's house. There were no children of his age to play and talk to him. कोई भी बच्चा नहीं था उसके, ज्यादा जो उसके अंदर, अंदर लॉनलीनेस की वजह थी, वो ये था कि वहां पे कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था उसके ग्रैंड पेरेंट के हाउस पे जो जिनके साथ वो खेल सकता, बात कर सकता। He was only a younger child in his grandparents' house. All elders were unable to understand what he thought and what he needed. यानी जो बड़े होते हैं, जो बड़े बच्चे होते हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा वो छोटे बच्चों के साथ नहीं खेलते और ना ही उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो वहां पे भी यही था कि बड़े बच्चे थे, कोई भी छोटा नहीं था, सिर्फ ईट्स छोटा था। तो उसको ऐसा लगता था कि जो बड़े बच्चे हैं वो अनेबल है, यानी इस लायक नहीं है कि उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी सोच को समझ सकें, जो कि उस टाइम पे उसको जरूरत थी। ही वॉज अ timid fellow and did not have courage to say what he wanted. वो बहुत ज्यादा एक रिजर्व रहने वाला, अनवांटेड सा फेलो था, जो उसको, जिसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कह सके कि जो वो क्या चाहता है। His grandfather was a man of principle. उसके जो grandfather थे वो असूलों के आदमी थे। He was very strict. बहुत ज्यादा strict थे। Yeats was always afraid of his grandfather. He had an artistic bent of mind. उनका जो माइंड सेट था ना, वो बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक था। Uh, Once an uncle cheated the grandfather. Yeats did not like this. The gate of the house was never locked at night, but the grandfather was misinformed about it. यानी वो यीट्स अपने अंकल की भी साथ साथ इसमें बताता है
बात तो ग्रैंडफादर की हो रही है, लेकिन अंकल की बात वो बता रहा है कि वो अपने अंकल को ज्यादा पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो अक्सर ग्रैंडफादर को जो है वो चीट करते थे। जैसे कि अगर उनको गेट जो है वो हाउस का वो लॉक नहीं है रात के टाइम, लेकिन ग्रैंडफादर को वो ये कहते थे कि नहीं वो लॉक हुआ हुआ है। This was a painful and disturbing incident for Yeats' fresh mind. जो Yeats का fresh mind था, उसके लिए बहुत ज्यादा disturbing incident था। नॉर्मली हमने सुना होगा कि हमें जो टीचर्स या जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो हमें कहते हैं कि आप बच्चों के सामने झूठ ना बोलें। क्यों? क्योंकि उनको एक नेगेटिव उनकी अपब्रिंगिंग होती है, उनको ये एहसास नहीं होता। हम उन्हें कह रहे होते हैं कि झूठ बोलना गुनाह है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और उनके सामने फिर हम झूठ बोल रहे हैं। तो फिर उन बच्चों के ज़हन पे क्या असर पड़ेगा, आप खुद सोचें। तो बिल्कुल वही ये जो है सेम येट्स के साथ होता था कि उसको ऐसा लगता था कि ये जो अब उसको तो ये बताया गया था कि झूठ नहीं बोलना। और जब एक बड़ा इंसान जो कि उसको वैसे हर बात पे पनिशमेंट देता था, लेकिन खुद वो वही गलती कर रहा है और उसको कोई पनिशमेंट देने वाला नहीं है, तो ये उसके माइंड को, उसके जो फ्रेश माइंड था, उसके लिए काफी डिस्टर्बिंग था कि ऐसा क्यों है। विलियम पॉलिक्सन वॉज द ऑनर। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ एक पैराग्राफ मिसिंग था जहाँ पे मैंने बताया हुआ पैशनेट बाय बॉय पैसेज। एक पैसेज है जो कि लास्ट में लिखा हुआ है, लेकिन वो आना इस पैसेज के बाद है। ये थोड़ी सी मिस राइटिंग हुई हुई है। वो जब मैं पहले बल्कि वही पैराग्राफ पढ़ा दूँ। ये देखें, यहाँ पे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, पैशनेट बॉय पैसेज। इन हिज चाइल्डहुड Yeats was a passionate boy and he felt pain, misery and sorrow. With the passage of time he come to know that his unhappy feelings were the creation of his own mind. यानी आहिस्ता आहिस्ता जब वो बड़ा होता गया तो उसको पता चला कि ये तो डरने की बातें ही नहीं थी जिस पर मैं डरता था। At first he disliked the strict discipline of his grandfather house, but with the passage of time he began to like his grandfather. यानी आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ उसको अपने ग्रैंडफादर की पर्सनैलिटी अच्छी लगने लगी, क्योंकि उसको पता चला कि जो उसको चीजें बचपन में खौफजदा करती थी, जो डिसिप्लिन उसको इरिटेट करते थे, वो उसके लिए अच्छे थे। एंड ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ही लव्ड हिज ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर पैशनेटली एंड प्रेज्ड हर आर्टिस्टिक क्वालिटी। वो अपनी ग्रैंडमदर को भी बहुत पसंद करता था, क्योंकि उनके अंदर एक ग्रेट किस्म की आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी की मालिक। अच्छा, ये वाला पैराग्राफ यहाँ पर आना है जहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया। आगे हम पढ़ते हैं। विलियम पॉलिक्सन जो कि ग्रैंडफादर थे, वाज द ऑनर ऑफ मेनी शिप्स। बहुत सारे शिप्स के ऑनर थे। ही वेंट टू सी वॉयज। वॉयज कहते हैं सफर को। व्हेन ही वाज ओनली अ बॉय, जब वो लड़के थे तब वो सफर पे जाते थे। ही न्यू, वॉयज कहते हैं जो समुंदर का सफर होता है। ही न्यू, यहाँ पे KNEW आना है। ही न्यू एवरीथिंग अबाउट शिप्स एंड सीज। once something was wrong with the rudder of the ship, the captain and the crew refused to go into the water. He himself dived from the deck into the sea. When he came out, his skin was all torn, but he had found the cause of trouble. यानी उनको अपनी शिप के बारे में सिर्फ शिप रखते नहीं थे, वो शिप के बारे में नॉलेज भी रखते थे। वो हर चीज से शिप के बारे में, सीज के बारे में हर चीज जानते थे। एक दफा शिप जो है, रूडर ऑफ द शिप, जो शिप का नीचे वाला हिस्सा होता है, वो खराब हो गया था और कैप्टन और क्रू ने मना कर दिया था कि हम पानी में नहीं जाएंगे। लेकिन वो खुद गोते लगाकर उस पानी में गए, डेप इनटू द सी, या समुद्र की गहराई में। और जब वो बाहर आए तो उनकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा फटी फटी सी हुई थी। और लेकिन उसकी वजह से उनको जो है वो, लेकिन वो जो ट्रबल थी, जो मुश्किल पेश आ रही थी उनको शिप चलाते हुए, वो उसको ढूंढ के और ठीक करके आ चुके। अच्छा, आप ये सोचोगे कि गहराई में क्यों गए। गहर बहुत दफा ऐसे होता है कि हमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नीचे के पार्ट में जाके, शिप का जितना हिस्सा ऊपर होता है ना, उतना हिस्सा तकरीबन नीचे भी होता है। तो इसलिए जरूरी नहीं कि शिप बिल्कुल पानी के ऊपर तैरी होती है। बहुत दफा कुछ शिप्स ऐसी होती है जो नीचे से भी होती हैं, और कुछ दफा कोई चीज ऐसी होती है जो नीचे से शिप के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से उसे गहराई में जाके हम ठीक करें। तो यहाँ पे वो ये भी बता रहा है कि सिर्फ वो अपनी चीजें रखते नहीं थे, उनके बारे में नॉलेज भी रखते थे, उनको ठीक करने की भी हिम्मत थी उनमें। और वो कभी भी, अच्छा ये भी बात आप देखें कि वो शिप के ऑनर थे। शिप का जो क्रू था, जो ड्राइवर था, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं जाएंगे पानी में। लेकिन वो ऑनर थे, वो कह सकते थे कि तुम लोगों की ड्यूटी है, मैं तुम लोगों को पैसे देता हूँ या तुम लोगों को जाना चाहिए। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने उनको साइड पे किया और खुद जाके वो उस चीज को ठीक करके आए। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि वो काफी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी थी उनकी। उनकी पर्सनैलिटी में कहीं भी हमें एरोगेंस नजर नहीं। He was very vain and disliked his neighbors. He kept a small axe by his bed at night to deal with the thieves and burglars. वो काफी
परेशान थे और अपने नेबर्स को डिसलाइक करते थे, क्यों, और अपने हमेशा एक छोटी कुल्हाड़ी अपने बेड के रात को साइड पे रखते थे। उन थीव्स को और बगलर्स को, बगलर्स कहते हैं चोरों को, बगलर्स डाकुओं को कहते हैं, थीव्स चोरों को कहते हैं, उनसे निपटने के लिए रखते थे। ही वाइफ न्यू हिज टेम्परामेंट एंड वाज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ हिम। उनकी बीवी को उनके टेम्परामेंट, उनकी जो टेम्परामेंट कहते हैं, जो ज़हनी कैफियत है, उसके बारे में काफी कुछ पता था, और वो हमेशा बहुत ज्यादा रहती थी इससे। We can say Yeats' grandfather was a great personality in his life। हम ये कह सकते हैं कि उनकी अपनी जिंदगी में काफी एक बड़ी शानदार किस्म की पर्सनैलिटी थी। With the passage of time, Yeats overcome all of his fears and pains. He began to love his grandfather and other members of his family. However, he believes that grown-up persons do not try to understand the problems of the children. They ignore their troubles and do not care for what they think and feel. This thing also adds to the unhappiness in children। यानी वो ये भी कहना चाहता है कि बहुत दफा हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो हम जो बच्चे होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को भी नहीं समझ पाते। ये बड़ों में भी एक इफेक्ट होता है कि वो बच्चों की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाते, उनकी परेशानियों को, उनकी प्रॉब्लम्स को, और वो उनको रिग्रेट रहता है हमेशा बच्चों को कि अच्छा ये हमारे उस टाइम पे हमारे काम नहीं आ सके। जबकि बच्चों की भी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे हम अक्सर, अगर कोई बच्चा परेशान है तो हम कहते हैं इसको क्या परेशानी है, इसकी जिंदगी तो इतनी आसान है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चों की भी अपनी परेशानियां, अपनी ट्रबल्स, अपनी खौफ होते हैं, जो कि हमें दूर करने के लिए उनसे डिस्कशन करनी चाहिए। अच्छा, ये थी ग्रैंडफादर की पर्सनैलिटी, जो कि ग्रैंडफादर का एक टॉपिक फर्स्ट क्वेश्चन था जो मैंने पढ़ाया। लास्ट टाइम मुझे किसी स्टूडेंट ने कहा था कि आप जो है वो मॉडर्न एसे के ऊपर रखें अपना लाइव सेशन। तो इसलिए मैंने मॉडर्न एसे के क्वेश्चंस के ऊपर रखा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मैं कैसे मॉडर्न एसे आपको पढ़ाऊंगी और किस तरीके से उसके नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे मैंने आपको ये पीडीएफ में पढ़ाया है, सेम एज इट इज पीडीएफ जो है वो आपको भेजा भी जाएगा। जब आपको जब आप क्लासेस में आएंगे, जब आप ग्रुप में ऐड होंगे, उस टाइम पे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप अपनी खुद से नोट्स बना सकें, चाहे आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लें, जैसे भी आपको सही लगता है। अच्छा, मैंने तो पढ़ा दिया, अब आप मुझे बताएं, आपको आमना, आपके जहन में कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? नो मैम, समझ आ गई। कंप्लीट समझ आ गई है? जी। अच्छा, आमना आप स्टूडेंट हैं? जी, स्टूडेंट भी हूँ, टीचिंग भी करती रही हूँ। सही। टीचिंग कहाँ करती हैं? टीचिंग मैंने प्राइवेट की है, अभी ऑनलाइन कोर्स कर रही हूँ इधर विजन अकेडमी से, फिर इंशाल्लाह यहाँ पे भी करूंगी। ठीक है। टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर रही हूँ। सही। चलिए ठीक है। अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का हो तो आप मैम अस्मा से कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो फिर मेरा नंबर है, आप वहाँ से भी कांटेक्ट